जब सूरज की रोशनी खिड़की से दालान में प्रवेश कर रही थी, ट्यूडर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चुपचाप फर्श को देखने लगा। सांचो ने बिना कोई हरकत किए अपनी बाहें पार कर लीं। पिंगी और विकर चुप रहे, जिससे माहौल में तनाव पैदा हो गया। ग्रैनुल ने उन्हें घमंडी निगाहों से घूरना शुरू कर दिया और मुस्कुराते हुए बताया कि उन्होंने कहा था कि आप किसी व्यक्ति के स्तर को उसके साथ घूमने वाले लोगों को देखकर जान सकते हैं, और अपने साधारण दोस्तों को देखकर वह ट्यूडर के स्तर को जान सकता है। अपने मन में क्रोध से भरे होने के बावजूद ट्यूडर ने शांत रहने की कोशिश की और तीखी नज़र से पूछा कि क्या वह भूल गया है कि उसने उसे सिखाया था कि अकादमी में कुलीनों और साधारण लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है। ग्रैनुल ने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि वह क्या कर रहा था, जिससे पता चला कि वह सिर्फ एक व्यक्ति था जो रात के ब्लडहाउंड की घटना के दृश्य पर था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया था। सांचो की आंखें, जैसे वह अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ा था, उलझन से भरी हुई थी। न जाने कैसे इस आदमी को ये पता था। ट्यूडर की अभिव्यक्ति क्रोध से आश्चर्य में बदल गई। एक शांत नज़र के साथ उसने जवाब दिया कि वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह उस समय सो रहा था। ग्रैनुल के अधीनस्थों की आंखें क्रोध से भर गईं और उन्होंने मुखौटे लगाने शुरू कर दिए। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और उसके शरीर से एक जहरीली गैस निकलने लगी। उसने ट्यूडर को गौर से देखा और एक अभिमानी मुस्कान के साथ कहा कि हारने वालों के पास हमेशा बहाने होते हैं। अगर वह वहां होता तो वह रात के ब्लडहाउंड को पकड़ लेता। पलक झपकते ही उसके शरीर से बड़ी मात्रा में जहरीली गैस निकलने लगी, जो पूरे कमरे में फैलने लगी। ये देखकर पिग्गी की आंखें डर से भर गईं क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। ट्यूडर, जो पास में खड़ा था, ग्रैनुल को देखने लगा और यह जाने बिना कि यह आदमी क्या करने की योजना बना रहा था, सतर्क हो गया। उसने अपना हाथ अपने मुंह के सामने रखा और उसकी आंखें भय और आश्चर्य से भर गईं। उसने पूछा कि क्या ग्रैनुल अकादमी के अंदर अपने कौशल दिखाने का इरादा रखता है। विकार, जो पीछे था, ने गैस का निरीक्षण करना शुरू किया और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि यह लकवा मारने वाला जहर था। उस पल हमारे लड़कों के कपड़ों से छोटी मकड़ी निकली और उसका ध्यान गैस पर केंद्रित हो गया। उसके स्पर्श को महसूस करते ही विकार मदद नहीं कर सका और बिना ये जाने कि क्या हो रहा है, भ्रमित हो गया। पलक झपकते ही पूरा कमरा गैस से भर गया। ग्रैनुल, जिसकी आंखें क्रोध से भरी थीं, ने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखा और एक तीखी नज़र से दिखाया कि वह केवल खेल रहा था। वह केवल उनके और उसके बीच के स्तर में अंतर का प्रदर्शन कर रहा था। उसके अधीनस्थ, जो मुखौटे पहने हुए थे और उसके पीछे खड़े थे, एक तीखी नज़र दिखाने लगे, हमला करने के लिए तैयार। ग्रैनुल चाहता था कि वे स्थिति और निराशा में अंतर महसूस करें। पिग्गी ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढकना शुरू कर दिया। सांचो ने अपनी उंगली से अपनी नाक को दबाना शुरू कर दिया और उसका ध्यान ग्रैनुल पर केंद्रित हो गया, बिना ये जाने कि यह आदमी क्या करने की योजना बना रहा था। ट्यूडर की आंखें, जिसने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखा था, चिंता से भर गईं, जिससे उसने अपने दांत कस लिए, यह महसूस करते हुए कि यह अच्छा नहीं था। छोटी मकड़ी, जो भूखी थी, ने अपना मुंह खोला और खाने के लिए तैयार हो गई। उस पल उसने कमरे में मौजूद लकवा मारने वाले जहर को निगलना शुरू कर दिया। हमारा लड़का सदमे में था, बिना ये जाने कि क्या हो रहा था। छोटी मकड़ी इतनी तेजी से गैस निगल रही थी कि ट्यूडर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। विकर ने उसे आश्चर्यचकित भाव से देखना शुरू कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैडम की संतान तेजी से जहरीली धुंध को अंदर ले रही थी, उसे दूसरों द्वारा खोजे जाने से बचाने के लिए। विकर ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसका मुख्य भोजन जहर खा रहा था। ट्यूडर, जिसे लगा कि वह मरने वाला है, ने अपनी आंखें खोलीं और जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उसकी निगाहें आश्चर्य और भ्रम से भर गईं। पलक झपकते ही छोटी मकड़ी ने सारा जहरीला कोहरा खा लिया
अब कमरा ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। ट्यूडर, सांचो और पिग्गी कुछ हद तक भ्रमित थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। ट्यूडर बिना किसी कारण के डर गया था, लेकिन सौभाग्य से ग्रैनुल के पास भी सामान्य ज्ञान था। ग्रैनुल के अधीनस्थ सदमे में थे और ये देखकर डरे बिना नहीं रह सके कि जहरीला कोहरा बिना किसी निशान के गायब हो गया था। ग्रैनुल की आंखें आश्चर्य और भ्रम से भर गईं। वह सदमे में जाने और पसीना बहाने से बच नहीं सका, बिना ये जाने कि अभी क्या हुआ था। विकर ने छोटी मकड़ी को अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया और वह डकार लेने लगी, जिससे हमारे लड़के के कॉलर से थोड़ा सा जहर बाहर आ गया। उसने ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए जल्दी से अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लीं। ग्रैनुल की नज़र उस पर टिकी हुई थी। उसे लगा जैसे सारा कोहरा हमारे लड़के ने सोख लिया हो। उसे नहीं पता था कि उसने गलत देखा है या नहीं। उसने अपनी बाहें क्रॉस कीं, अपनी आंखें बंद कीं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने रसातल से भी गहरी उदारता दिखाई थी, और बर्फ के कोर से बेवकूफ़ों पर इसका इस्तेमाल करना जहर की बर्बादी थी जो दिमाग के बजाय मांसपेशियों से भरे थे। ट्यूडर उसकी ओर चलने लगा और एक शांत भाव के साथ समझाता है। उसने कहा कि उसे पता है कि वह लंबे समय से उन पर नज़र रख रहा था। वह उसके पास गया, अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और उसे एक तीक्ष्ण नज़र से सीधे घूरना शुरू कर दिया, पूछते हुए कि क्या वह निष्पक्ष परिस्थितियों में लड़ना नहीं चाहता। ग्रैनुल की आंखें गंभीरता से भर गईं। उसने भी उसी नज़र से देखा और चुपचाप सोचने लगा, क्रोध से भरी नज़र से। ट्यूडर ने बताया कि मध्यावधि टीम प्रतियोगिता होने वाली थी और सबसे कम स्कोर वाली टीम को नग्न अवस्था में अकादमी के चारों ओर चक्कर लगाना होगा। ग्रैनुल शांत रहा और एक शांत भाव से स्वीकार कर लिया। जब वह मुड़ा तो उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। उन्हें अलविदा कहने लगा और एक अभिमानी मुस्कान के साथ शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि उसे विश्वास था कि ये देखना अच्छा प्रशिक्षण होगा कि वे कैसे हारने वाले हैं। धीरे धीरे जब वह दूर जा रहा था, ट्यूडर चुपचाप देखता रहा, प्रतियोगिता के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पिंगी, जिसका मन अपराधबोध से भरा हुआ था, उसके पास आया, जमीन की ओर देखने लगा और उदास निगाहों से उसने माफी मांगी। ये सुनकर ट्यूडर अपनी मदहोशी से बाहर आया और शांत भाव से समझाया कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि वह ग्रैनुल के अहंकार को कुचलने जा रहा था। पिंगी की आंखों में आंसू भर आए। वह सिर्फ एक निम्न श्रेणी का विशेषज्ञ था, इसलिए उसे नहीं पता था कि वह प्रतियोगिता के दौरान किसी काम आएगा या नहीं। एक दयालु मुस्कान के साथ ट्यूडर ने पिंगी के कंधे पर हाथ रखा और उसे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि वह कुछ हद तक बुद्धिमान था और उसके पास बेहतरीन अवलोकन कौशल था। सभी लोग गलियारे से नीचे चलने लगे और रास्ते में ट्यूडर ने अपना हाथ बढ़ाया और एक प्रसन्न मुस्कान के साथ समझाया कि चूंकि वे मध्यावधि टीम प्रतियोगिता में 4 होने जा रहे थे, इसलिए सांचो और वह मोहरा होंगे, पिंगी मध्य कमांडर होगा और विकिर, जो धनुष में माहिर है, पीछे के गार्ड की देखभाल करेगा। इसलिए उच्च स्कोर प्राप्त करना आसान होने वाला था। ये सुनते ही पिग्गी की आंखें उत्साह से भर गईं, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सांचो ने पिग्गी को देखना शुरू किया और उसकी मुस्कान देखकर वह आंतरिक शांति महसूस किए बिना नहीं रह सका। इस बीच दूसरी तरफ हमारा लड़का चुप रहा। वे ग्रैनुल जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ हारने को तैयार नहीं थे। पिग्गी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और प्रशंसा से भरी थीं। लेकिन विकिर ने उसकी मुस्कान तोड़ दी। उसने अपना हाथ उठाया और एक ठंडे भाव के साथ समझाया कि उसका पहले से ही एक दोस्त है जिसके साथ उसने टीम प्रतियोगिता के लिए एक टीम बनाने का फैसला किया है, इसलिए वह उनकी टीम का हिस्सा नहीं बनने जा रहा है। ट्यूडर चौंक गया, पीछे मुड़ा और एक हैरान भाव के साथ पूछने लगा कि क्यों। विकिर ने अपनी उंगली से छत की ओर इशारा करना शुरू किया और फिर से दोहराया कि उसका एक दोस्त है जिसके साथ उसने एक टीम बनाने का फैसला किया है। पिग्गी घबरा गया। उसने अपने हाथों को बगल में फैलाया और एक उलझन भरी नज़र से पूछा कि क्या विकिर उसे अस्वीकार नहीं कर सकता।
जिस पर उसने जवाब दिया कि वादे महत्वपूर्ण हैं। सभी लोग विकिर पर गुस्सा हो गए क्योंकि वे चाहते थे कि वह स्थिति पर ध्यान दे। अगर वे हार गए तो उन्हें अकादमी में नग्न होकर भागना होगा। विकिर ने कोई भावना नहीं दिखाई, दूसरी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। एक सप्ताह बाद यह एक अद्भुत दिन था। सूरज आसमान में चमक रहा था। अकादमी के सभी छात्र स्टेडियम गए। छात्रों की आंखें उत्साह से भरी थीं और हर कोई प्रतियोगिता शुरू होने के लिए उत्सुक था। कई छात्र दरवाजे से बाहर निकले। ये ट्यूडर की टीम थी। एक आदमी ढाल लिए हुए था। एक महिला एक कर्मचारी के साथ थी और एक अन्य व्यक्ति एक क्रॉसबो लिए हुए था। सभी ने उसका उत्साहवर्धन करना शुरू कर दिया क्योंकि वह शाही राजधानी का गौरव थी। मैदान में प्रवेश करते ही ट्यूडर की आंखें भावना और गंभीरता से भरी हुई थीं। उसके शरीर के चारों ओर एक नीला अवरोध दिखाई दिया। कोलोसियो अकादमी की आंशिक परीक्षाएं जनता के लिए खुली थीं। आंशिक परीक्षा के लिए कुल 3 विषय थे। पहला टीम टेस्ट जो रक्षा का मूल्यांकन करने के लिए था। दूसरा व्यक्तिगत टेस्ट आक्रामक शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए था और अंत में लिखित परीक्षा थी जिसमें हर साल कई छात्र पास होने के लिए संघर्ष करते थे। आज होने वाले रक्षा परीक्षण में स्टेडियम में होलोग्राफिक जादू का उपयोग करके एक कालकोठरी बनाई गई थी, जिसमें उन्हें मिट्टी के गोलेम पर होलोग्राफिक जादू लागू करके बनाए गए काल्पनिक राक्षसों के खिलाफ लड़ना था। जादू ने असर दिखाना शुरू कर दिया और पलक झपकते ही मिट्टी से बनी विशालकाय चींटियां जमीन से निकल आईं। विशालकाय ढाल को ले जाने वाला आदमी टीम का टैंक था। वह हमलों को रोकने के लिए सबसे आगे खड़ा था। डॉलर्स ने खुद को उसके पीछे खड़ा किया, अपनी आंखें बंद की, अपने हाथ आगे बढ़ाए और अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। क्रॉसबो ले जाने वाला लड़का हमला करने के लिए तैयार हो गया, जबकि जादू की छड़ी पकड़े लड़की ने एक आग का गोला बुलाया और लंबी दूरी की लड़ाई के लिए तैयार हो गई। जादुई ढाल छात्रों के पूरे शरीर को ढकने वाली थी और जब उन्हें एक निश्चित मात्रा में प्रभाव प्राप्त होता तो उन्हें हुई क्षति दूर के पैनल पर प्रदर्शित होती। छात्रों ने राक्षसों की लहर से खुद को बचाने के लिए 4 लोगों की एक टीम बनाई और परीक्षण प्रदर्शन, उनके योगदान और वे कितने समय तक प्रतिरोध करने में सफल रहे के आधार पर मापा गया। लड़ाई शुरू हुई और डॉलर्स ने उनके पीछे एक बड़ा जादुई घेरा बुलाया। राक्षसों द्वारा मारे जाने पर छात्रों को दिए गए एचपी अंक काट लिए जाते थे और जब उनके एचपी अंक 0 हो जाते थे तो परीक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाता था। 3 राउंड थे, प्रत्येक 20 मिनट का। यदि कोई कुल 60 मिनट तक जीवित रहता तो उसे पूर्ण स्कोर प्राप्त होता। दर्शकों ने उत्साह के साथ उसकी टीम का उत्साहवर्धन करना शुरू कर दिया और इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ ग्रेड तीसरे वर्ष के छात्रों से आया था। अधिक सटीक रूप से स्कूल अध्यक्ष डॉलर्स की टीम से, जो 58 मिनट तक टिके रहने में सफल रहे थे। तीसरे वर्ष के छात्रों के बीच सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड हासिल किया। उनकी टीम के सदस्य बैठे हुए और थके हुए थे। डॉलर्स अकेली थी जो अभी भी खड़ी थी, लेकिन उसके सारे कपड़े खरोंचों से भरे हुए थे। थकी हुई निगाहों के साथ वह जोर जोर से सांस लेने लगी। कहीं और पिग्गी थी, जो आश्चर्यचकित भाव से नोटबुक में कुछ लिख रही थी। उन्होंने महसूस किया कि चौथे वर्ष के छात्र परीक्षा नहीं दे रहे थे। उन्हें यकीन था कि डॉलर्स की सीनियर टीम सबसे अच्छी टीम होगी और मिड टर्म टेस्ट में सबसे ज्यादा अंक हासिल करेगी। उनके पीछे सांचो था, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं और अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी रखी हुई थी। उसके बगल में ट्यूडर था, जिसने भाला उठाया हुआ था। पिग्गी, जो नोटबुक में नोट्स लिख रहा था, ने बताया कि आमतौर पर तीसरे वर्ष के छात्र तीसरे राउंड में पहुंचते हैं और दूसरे वर्ष के छात्र दूसरे राउंड में पहुंचते हैं, इसलिए वे पहले वर्ष के छात्र के रूप में, अगर वे 20 मिनट तक टिके रहे तो शीर्ष पर होंगे। मुस्कुराते हुए ट्यूडर ने जवाब दिया कि वे इससे संतुष्ट नहीं हो सकते। उन्होंने एक प्रसन्न भाव के साथ प्रतियोगिता का अवलोकन करना शुरू किया और समझाया कि अगर वे ग्रैनुएल के अहंकार को कुचलना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम दूसरे राउंड के आधे रास्ते तक पहुंचने की जरूरत है।
सांचो ने भी मुस्कुराते हुए प्रतियोगिता का आनंद लेना शुरू कर दिया। उस समय कोई व्यक्ति अपनी कमर पर हाथ रखे हुए दिखाई दिया और उसने बताया कि वह उनके साथ रहने वाली है, इसलिए अब कोई समस्या नहीं होगी। ये सुनकर उनका ध्यान उसकी ओर गया। ये बियांका थी, जिसने अपने हथियार के रूप में धनुष धारण किया हुआ था। वह उनकी ओर चलने लगी और अपने बालों को अपने हाथ से छूते हुए ट्यूडर से कहा कि वह अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाए ताकि राक्षस उस पर ध्यान केंद्रित न करें। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने खुलासा किया कि वह सभी राक्षसों का शिकार करने जा रही थी। ट्यूडर की आंखें असुरक्षा से भर गईं। उसे नहीं पता था कि उस पर भरोसा करना है या नहीं। एक शांत भाव के साथ उसने उल्लेख किया कि टीमवर्क का मतलब राजकुमारी होना और 3 नौकर रखना नहीं है। अगर वह हार गया तो उसे कपड़े उतारने होंगे, इसलिए उसने उसे इसे गंभीरता से लेने के लिए कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने ये कहकर उसका मजाक उड़ाया कि वह उसे नग्न नहीं देखना चाहती क्योंकि उसकी आंखें सड़ जाएंगी। फिर उसने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए कहा। सांचो शांत रहा और अपना संयम नहीं खोया। उसने गंभीर भाव से समझाया कि उन्हें युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ना होगा। ट्यूडर और बियांका ने एक दूसरे की ओर पीठ कर ली। पिग्गी की आंखें भ्रम से भर गईं और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि ट्यूडर और बियांका के बीच गुप्त रूप से खराब संबंध थे। उसका ध्यान आसमान पर था और उसके दिमाग में कई सवाल भरे हुए थे। उसे नहीं पता था कि विकर दूसरी टीम में क्यों चला गया। स्टेडियम में कहीं और हमारा लड़का था। गंभीर भाव से उसने फिर से उल्लेख किया कि उसे ये पसंद नहीं है कि लोग उसे नोटिस करें। उसने अपनी पीठ पर एक धनुष रखा हुआ था। विकर ने अपनी बाहें पार की और गंभीर भाव से समझाया कि कुछ हुआ था और उसे कुछ ध्यान मिला था, इसलिए अगर उसे इससे ज्यादा मिला तो ये बुरा होगा। इसलिए उसने अपनी टीम के अन्य सदस्यों को पागल होने की अनुमति दे दी ताकि उसे कुछ भी न करना पड़े। उसके सामने सुनहरे बालों वाले 3 लड़के थे। वे तीनों जुड़वां थे जिन्होंने विकर की रक्षा करने का वादा किया ताकि उसे कुछ भी न करना पड़े। हाइबोरो, मिडिलबोरो और लोबोरो की आंखें उत्साह से भरी थीं और उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। उनका ध्यान विकर पर था और वे शर्माए बिना नहीं रह सके क्योंकि यह उनके मालिक द्वारा उन्हें दिया गया पहला मिशन था, इसलिए उन्हें इसे अच्छे से करना था। जब ट्यूडर, सांचो और पिग्गी ऊबकर इंतजार कर रहे थे, तभी सफेद जूते पहने कोई दिखाई दिया और उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। वे जानते थे कि ट्यूडर ने अपने साधारण दोस्त को छोड़ दिया है और उषा परिवार से बियांका को ले लिया है। जीतने के लिए यह एक स्वाभाविक निर्णय था। ग्रैनवेल दूसरे वर्ष का छात्र था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसे यकीन था कि उनके लिए जीतना असंभव होगा, लेकिन वह थोड़ा नाराज भी था क्योंकि उन्होंने टीम में किसी नए व्यक्ति को भी भर्ती किया था। सफेद बालों वाले किसी व्यक्ति ने उससे पूछा कि क्या वह भयावह रूप से मुस्कुराना बंद कर सकता है। कुछ हद तक नाराज, ग्रैनवेल ने पलटकर गुस्से से कहा कि उसे स्वीकार किए जाने के लिए आभारी होना चाहिए। उसे एक आम आदमी कहा। ये सिंक्लेयर थी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और आश्चर्य से जवाब दिया कि उसे ऐसा करने का मन नहीं है, लेकिन टीम के साथी के रूप में वे एक दूसरे के ग्रेड को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने जा रहे हैं। उसने अपना हाथ अपनी थोड़ी पर रखा और ठीक से नहीं बोल पाए। ग्रैनवेल का नाम लेना, कुछ ऐसा जिससे वह क्रोधित हो गया। वह इधर उधर देखने लगी, नहीं जानती थी कि विकर कहाँ है। ग्रैनवेल के अधीनस्थ उसे देखने लगे और सोचने लगे कि वह कोई बहुत अजीब व्यक्ति है। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। उसे दृढ़ विश्वास था कि प्रथम वर्ष के छात्रों में पहला स्थान उनका था। वे टीम 69 थे। विकर की टीम 108 थी। हाइबोरो, मिडलबोरो और लोबोरो ने तलवारों को हथियार के रूप में रखा था, जबकि हमारे लड़के ने धनुष रखा था। ट्यूडर की टीम 109 थी। जब बियांका अपने हाथ से दर्शकों की ओर लहरा रही थी, ट्यूडर ने अपनी उंगलियां चटकाना शुरू कर दिया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ तय किया कि अब शुरू करने का समय आ गया है।
यह वीडियो का अंत है।